नमस्कार, मेरा नाम रोहित खुराना है। मैं एक बाल रोग विशेषज्ञ हूं तथा बच्चों में होने वाली एलर्जी व अस्थमा बीमारियों का निवारण करता हूं। आज हम जानेंगे एलर्जी के बारे में थोड़ा। तो एलर्जी क्या चीज़ होती है? एलर्जी हमारा बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है जो कि बाहर से आने वाले किसी फिजिकल इन्फेक्शन या गर्मी, ठंड व किसी भी तरह के प्रोटीनिशियस सब्सटेंस से हो सकता है। आमतौर पे हमारे शरीर के अंदर रोग से लड़ने की क्षमता रहती है तथा इन क्षमता को हम रोग विरोधक शक्ति भी बोल सकते हैं या फिर इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे ये इम्यूनिटी जो है ये हमारे ही खिलाफ काम करना शुरू कर देती है, जिसको कि हम एलर्जी बोलते हैं। एलर्जी कितना कॉमन है, कहाँ तक हम एलर्जी देखते हैं? आमतौर पे हमारे दिमाग में रहता है कि त्वचा पे कोई भी रैश हो जाए या कुछ हो जाए उसको हम एलर्जी बोल देते हैं। लेकिन एलर्जी सिर्फ त्वचा तक सीमित नहीं होती है। एलर्जी हमारे सांस, नाक से लेके फेफड़ों तक हो सकती है, हमारे जीआई ट्रैक्ट, हमारे पाचन तंत्र में हो सकती है, बल्कि त्वचा तो हमको पता ही है, हमारे किसी भी शरीर के अंगों में एलर्जी हो सकती है। लेकिन आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो मोस्ट कॉमन एलर्जी, मतलब पाचन क्रिया से रिलेटेड जो एलर्जी रहती है। अब बच्चों में जब एलर्जी होती है तो दो तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। पहला, जुकाम, जिसको कि हम एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। तो किस तरह का जुकाम होता है? ये जुकाम ऐसा होता है कि जो ठीक नहीं हो रहा होता है। आप देखेंगे कि महीना दर महीना, 1 महीना 2 महीना ये जुकाम ठीक नहीं हो रहा है। बच्चे को बार बार छींकें आती हैं, नाक में खुजली होती है तथा नाक बंद रहने की वजह से बहुत दिक्कत होती है। बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, सो नहीं पा रहा है। ये एलर्जी जो है दो तरह की रह सकती है। पहला, जो कि साल भर एक सी रहे, और दूसरा जब ये किन्हीं मौसम में देखी जाए कि स्पेशली जब फसल या फिर पॉलन्स हवा में आ जाते हैं, उस समय पे देखा जाता है कि ये जुकाम बढ़ जाता है, और जब तक कि पॉलन का अमाउंट हवा में कम नहीं हो जाता ये रहता है। अब ये एलर्जीज जो होती हैं दो तरह के एलर्जेंस की वजह से होती हैं। एक एलर्जन जो कि हमारे घर में ही रहते हैं। किस तरह के एलर्जन हमारे घर में रहते हैं? आमतौर पर हम उनका बात करें तो हाउस डस्ट माइट है पहला, दूसरा कॉकरोच है, तीसरा सीलन में होने वाली फफूंद है, और चौथा हमारे घर में जो पेट्स होते हैं, जो हम जानवर पालते हैं, इन चारों की वजह से हो सकती है। और बाहर आमतौर पे जो देखा जाता है वो एलर्जेंस पॉलन ग्रेन जो होते हैं, जो कि फूलों में जब फूल खिलते हैं तथा हवा के अंदर उनके पॉलन्स आते हैं, वो पॉलन ग्रेन्स आमतौर पे हमको एलर्जीज देते हैं या फिर उनकी वजह से हमको एलर्जीज होती है। कहीं पर पॉल्यूशन का भी रोल आता है। पॉल्यूशन इटसेल्फ डायरेक्टली एलर्जीज कॉज नहीं करते हैं, लेकिन जो सांस वाली एलर्जीज हैं, जो कि एलर्जिक राइनाइटिस या फिर अस्थमा की बात करें, उसमें एलर्जेंस के साथ मिलकर ये हमारी कठिनाई बढ़ा देती है, एलर्जिक सिम्टम्स को बढ़ा देती है। तो अभी मैंने बात की जुकाम की, एलर्जिक राइनाइटिस की। अब एलर्जीज ठीक करने के लिए दो तरीके रहते हैं। अगर मैं अभी सिर्फ ठीक करने की बात कर रहा हूं तो अभी इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि हम ही सिर्फ रेस्पिरेटरी एलर्जीज की बात कर रहे हैं। पहला, हम एलर्जन को किसी तरह से अवॉइड करें। अवॉइड कैसे करेंगे? अवॉइड तभी कर पाएंगे जब हमको पता होगा किस चीज़ से हमको एलर्जी है। ठीक है, तो एक एलर्जी स्पेशलिस्ट के पास जाके स्किन प्रिक टेस्ट या फिर कुछ टेस्ट कराने के बाद हमको ये पता चल सकता है कि किस चीज़ से हमको एलर्जी है। तो पहला काम होता है उस एलर्जन को अवॉइड करना। हमारे भारत में बात करें तो 60% जनता जो है वो हाउस डस्ट माइट से सेंसिटाइज्ड है। हाउस डस्ट माइट क्या होता है? हाउस डस्ट माइट एक तरह का कीटाणु होता है जो कि हमारे खाल से उतरे हुए सेल्स को खाता है तथा हमारे बिस्तर में, हमारे सोफे में, हमारे कारपेट्स में रहता है। और जब ये खाना खाता है और जब मल करता है, उस मल से हमको एलर्जी होती है। तो अगर हम इसकी पॉपुलेशन को, हमारे घर के अंदर हाउस डस्ट माइट की पॉपुलेशन को कम करें, तो इससे देखा गया है कि एलर्जिक सिम्टम्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, जैसे कि जुकाम का। किस तरह से? ये आमतौर पे हमको करना भी चाहिए। कैसे कर सकते हैं? पहला, हर 2 हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार बिस्तर
उनकी जो बेडशीट्स हैं या फिर पिलो कवर्स हैं उनको धो के साफ़ करके चेंज करें। धोना कैसे चाहिए, धोना भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादा गर्मी में ये कीटाणु मर जाता है। तो इतना पानी गर्म होना चाहिए कि अगर हम उसमें हाथ डालें तो हमें जले, तो इतने गर्म पानी में आपको वो धोना है। दूसरा, ऐसे ही हमारे जो पर्दे लगे हुए हैं या फिर कारपेट्स हैं, इनकी भी सफाई करनी है। तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट वो ये है कि हमारे सभी के घर पे आजकल झाड़ू यूज़ होता है साफ़ करने के लिए। तो झाड़ू का इस्तेमाल ना करके या तो मॉप का इस्तेमाल करें या फिर वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करें। इन दोनों से क्या फ़ायदा है, जब हम झाड़ू लगाते हैं तो हम एलर्जन को और हवा में उड़ा रहे हैं। हमको हवा में नहीं उड़ाना है, हमको उसकी हवा में क्वांटिटी को कम करना है। तो इंस्टेड ऑफ झाड़ू लगाने के आप मॉप करें या फिर वैक्यूम क्लीनर से साफ़ करें। अब बात करते हैं सीलन की। तो सीलन आमतौर पे कहाँ पे होती है, कोनों पे होती है या फिर आपके सिंक में नीचे, जहाँ सिंक होता है उसके नीचे सीलन होती है। तो उसको चेक करें ताकि उसका निवारण कर सकें, ठीक है, क्योंकि ये भी एक मेजर इंडोर एलर्जन है। कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच हमारे सबके घर में होता है। तो कॉकरोच से निपटने के लिए आपको अपनी नालियों, कोने, उन सब पे स्प्रे करना हर 15 दिन पे इम्पॉर्टेंट है। चौथा, पेट्स की बात करें। पेट्स में आमतौर पे हम कुत्ता या बिल्ली होता है, अगर एलर्जी है तो फिर उससे निजात पाना ही बेहतर रहेगा। अब आउटडोर पॉल्यूशन को तो आप एलर्जेंस को कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं कि जब बाहर जाएं तो मास्क डाल के जाएं। कुछ मौसम में पॉल्यूशन जब बहुत ज़्यादा है तो आप वहाँ ना रह के कहीं और थोड़े दिन के लिए रह लें, ये किया जा सकता है, जो कि कर रहे हैं। तो ये अभी हमने बात की रेस्पिरेटरी एलर्जीज़ की, कैसे बचा जाए। घर में हम आजकल बहुत सारे एयर प्यूरीफायर्स अवेलेबल हैं। एयर प्यूरीफायर्स एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, मैं कहूँगा कि जिनको सांस लेने में दिक्कत है, अगर प्यूरीफायर घर पे लगाया जाए तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है।